सबसे पहले अगर सुबह होती है तो सबसे पहले कौन सा जानवर उठता है? क्या कहोगे? मुर्गे उठते हैं, मुर्गे। क्या उठते हैं? मुर्गे। अर्थात मुर्गा सुबह हुआ नहीं, कुकुरुकू बोलना शुरू कर दिया, जान देते हाँ सुबह हो गई भाई, सुबह हो गई। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल AS अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग जानदार, शानदार, मस्तदार होंगे एकदम से। आइए एक बात समझिए, इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स के टॉपिक में मानव नेत्र, ह्यूमन आई का मैटर लिए थे, और ह्यूमन आई के मैटर में इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग मानव नेत्र के बारे में पूरा समझ चुके हैं। पूरी हेडिंग्स और उसका डिफिनीशन सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज कुछ उसके आगे का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोगों को कुछ आज अनोखी बातों का भी पता चलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर देखिए मानव नेत्र का सेकंड लेक्चर है। यहाँ देखिए मानव नेत्र का आज ये सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर में यह है पहली हेडिंग मानव नेत्र की समंजन क्षमता। केवल 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पहले मानव नेत्र के बारे में बता देते हैं। भाई देखो, टॉपिक था हमारा मानव नेत्र का, और बताए थे आपको कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का एक बहुत ही बहुमूल्य और प्रकाश संवेदी अंग माना जाता है, जो वस्तुओं को देखने के काम आती है। ठीक है, वस्तुओं को देखने के काम आती है। और मानव नेत्र में बताए थे विभिन्न भाग होते हैं। स्टार्टिंग से 1 मिनट के अंदर सब पर चर्चा कर देते हैं। जैसे कार्निया बताए थे आपको, उसके पीछे जलीय द्रव बताए थे, फिर उसके पीछे आइरिस बताए थे, उसके आइरिस के बीच में नेत्र तारा या पुतली बताए थे, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस या नेत्र लेंस बताए थे, नेत्र लेंस के पीछे कांचाव द्रव बताए थे, कांचाव द्रव के पीछे रेटिना बताए थे, रेटिना पर पीत बिंदु और अंध बिंदु बताए थे, और पूरे गोले के बाहर एक कवर रहता है जिसे हम दृढ़ पटल बताए थे। इसके आगे चर्चा करते हैं तो हेडिंग आती है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। भाई मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? डिफिनीशन पहले सुनिए। जब कोई व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है, जब कोई व्यक्ति पास की वस्तु को देखता है तो मानव नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब दूर की वस्तु को देखता है तो मानव नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार मानव नेत्र की फोकस दूरी को समंजित करने की क्षमता को, समंजित का मतलब होता है स्थायी बनाने की या सही फोकस पर सेट करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देते हैं। जैसे व्यक्ति को है या कैमरा, आप लोग कैमरा जानते हो, कैमरा होता है, तो अगर कैमरा से किसी दूर या किसी को फोटो लिया जाता है तो बार बार वो रील को बढ़िया सेट करता रहता है। हाँ रेडी, उसके पहले अपना आगे पीछे सब सेट करता है, उसके बाद यूं करता है घुमा घुमा करके, उसके बाद में फिर रेडी वगैरह बोल देता है, तब खींच लेता है। तो इसका मतलब वो क्या करता है, ऐसे वो फोकस को सही दूरी पे बढ़िया सेट करता है कि इमेज अर्थात प्रतिबिंब बहुत बढ़िया प्राप्त हो जाए, इमेज बहुत बढ़िया प्राप्त हो जाए। सेम वही कंडीशन में मानव नेत्र के है, लेकिन मानव नेत्र में यूं करने की आवश्यकता नहीं होती है। मानव नेत्र में डायरेक्ट वो देखता है, आराम दूर की वस्तु को देख लिया, बस कम कर दिया, आराम से पास की वस्तु दिखाई देने लगी। ठीक है, मानव नेत्र में वैसे ही मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र को अगर पास की वस्तु को देखना है तो अपनी फोकस दूरी यूं कर लेगा, मतलब घटा देगा अपने आप, और अगर दूर की वस्तु को देखना है तो यूं कर लेगा, दूर की वस्तु दिखाई देने लगी। तो वही है क्या, नेत्र के समंजन क्षमता। एक बार फिर थोड़ी समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु को देखना होता है तो वह अपने नेत्र की फोकस दूरी को कम कर लेता है, या उसके नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है, और जब दूर की वस्तु को देखता है तो उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र के फोकस को सही फोकस पर सेट करने की क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं।
नेत्र के समंजन क्षमता के बाद आता है भाई नेत्र, मानव नेत्र का दूरबिंदु। अब मानव नेत्र के दूरबिंदु से तात्पर्य क्या होता है? मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होती है। अब ये अनंत क्या है? दूरबिंदु का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर दूर की वस्तु को, या स्वस्थ मनुष्य है, पहली बात तो कोई भी दोष नहीं है, स्वस्थ मनुष्य है, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसका दूरबिंदु अनंत होता है, अर्थात वह अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को भी देख सकता है। तो हम कह सकते हैं जो मानव नेत्र का दूरबिंदु है वो क्या होता है? अनंत होता है। तो दूरबिंदु से यही तात्पर्य है कि अगर कोई मानव नेत्र है तो वह अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। आगे मानव नेत्र का निकट बिंदु। मानव नेत्र के निकट बिंदु से तात्पर्य होता है कि मानव नेत्र जो निकट की वस्तु को देखता है, मानव नेत्र मानव जब निकट की वस्तु को देखता है तो स्पष्ट प्रतिबिंब बढ़िया कितने सेंटीमीटर पर देख सकता है? जो किताबें पढ़ना है, मान लो क्या पढ़ना है? किताबें। तो अगर व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी किताबों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है बिना किसी हिचकिचाहट से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी पुस्तक को व्यक्ति पढ़ लेता है तो समझो उसके नेत्र में कोई दोष नहीं है, अर्थात समझिएगा वह स्वस्थ व्यक्ति है। तो हम कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति का जो दूरबिंदु होता है, मानव नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो होता है अनंत, और मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। उसके आगे यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमेजिन वाला टॉपिक है, ठीक है? नेत्रदंड और शंकु। ये नेत्रदंड और शंकु क्या होता है? अगर हम नेत्रदंड और शंकु की चर्चा करते हैं तो यहां पर थोड़ा लिखा गया, समझिएगा। जीवों की नेत्र की रेटिना में, जीवों की या मनुष्य कह सकते हैं या हमारे कह सकते हैं, ठीक है ना, हमारे या जीवों की नेत्र की रेटिना में प्रकाश संवेदित कोशिकाओं की बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो रेटिना आपको पहले इसके वीडियो में बता चुके हैं कि रेटिना क्या होता है। रेटिना मानव नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। और वह रेटिना किसकी बनी होती है? याद रखना है। ये देखो, जीवों की नेत्र की रेटिना में एक प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिसे हम नेत्र का दंड या शंक्वाकार कोशिकाएं कह सकते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। आगे जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र की रेटिना पर जो कोशिकाएं होती हैं वो ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम, ये देखो, ये कोशिका कितने प्रकार की होती हैं भाई? 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं कह सकते हैं। ये क्या है? तो जो मानव नेत्र की रेटिना है, मानव नेत्र का जो रेटिना है, रेटिना पे ढेर सारी जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं आकृति के आधार पर 2 प्रकार की बनी होती हैं, या 2 प्रकार से होती हैं। एक होती हैं दंडाकार कोशिकाएं और एक होती हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। जो मानव नेत्र होता है या नेत्र होता है, नेत्र की रेटिना होती है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। उसमें होता है एक दंडाकार कोशिकाएं और एक होता है शंक्वाकार कोशिकाएं और एक होता है दंडाकार कोशिकाएं। अब ये दंडाकार कोशिकाएं क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, मानव नेत्र में जाता है, तो उसमें जो दंडाकार कोशिकाएं होंगी वो दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और प्रकाश की तीव्रता का तात्पर्य चमक से होता है। क्या होता है? चमक से होता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है, यह प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश की चमक के लिए सुग्राही होंगी। इसका तात्पर्य ये है कि ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करेंगी अर्थात अपनी ओर आकर्षित करेंगी।
जिससे कि प्रकाश जितना बढ़िया चमकेगा, अर्थात दंडाकार कोशिकाएं जिस व्यक्ति के नेत्र में ज़्यादा होंगी उसको वस्तु बहुत ही सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगी, बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगी। लेकिन कौन सी कोशिकाएं होंगी? यदि दंडाकार कोशिकाएं होंगी। अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में दंडाकार कोशिकाएं कम है तो इसका मतलब उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बहुत जल्दी अंधेला हो जाएगा, जिससे उसको अगर थोड़ा बहुत अंधेला होने लगा तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी कोशिकाएं कम है। दंडाकार कोशिकाएं क्या है? कम है। अगर उसी व्यक्ति के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं हैं, अगर उसी व्यक्ति के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं हैं तो शंक्वाकार कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? शंक्वाकार कोशिकाओं का कार्य क्या होता है भाई? प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। अर्थात जो आप लोग देखते हो ये नीला है, ये हरा है, ये लाल है, ये पीला है, ये काला है, तो कैसे समझ जाते हो? कैसे समझ जाते हो? मानव के नेत्र में या मानव नेत्र में जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। अर्थात ये रंगों का पता लगा लेता है किस रंग की वस्तु है। अर्थात ये कलर, जो कलर आपको दिखाई पड़ेंगी, ये कलर आपके जाके नेत्र के रेटिना पर पड़ेगा और जब रेटिना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा हाँ यही एक रंग है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेत्र होता है, मानो नेत्र की रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं दंडाकार कोशिकाएं और एक होती हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। और जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। अर्थात अगर दंडाकार कोशिकाएं ज़्यादा होंगी तो आपको कम प्रकाश मिलेगा, तब पर भी आप वस्तु को देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रकाश देखने पर या थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ने पर वो वस्तु आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर दंडाकार कोशिकाओं की कमी है तब ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी, तभी आपको वस्तु दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश की चमक के लिए सुग्राही होती हैं। जितना बढ़िया चमक मिलेगा उतनी अच्छी वस्तु दिखाई पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। परंतु जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। अगर आपको किसी रंग का पता चलता है तो यही शंक्वाकार कोशिकाओं से पता चलता है। अर्थात हमारे नेत्र में दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग रंग को भी पहचान लेते हैं और वस्तु को भी देख लेते हैं। ठीक है। परंतु एक कहानी आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हो और जानते भी हो, नोट पॉइंट में लिखाया गया है। सबसे पहले अगर सुबह होती है तो सबसे पहले कौन सा जानवर उठता है? क्या कहोगे? मुर्गे उठते हैं। मुर्गे क्या उठते हैं? मुर्गे। अर्थात मुर्गा सुबह हुआ नहीं कुकुरुकू बोलना शुरू कर दिया, जानते तो हाँ सुबह हो गई भाई, सुबह हो गई। काहे लिए बताओ? कारण ये बात की है कि मुर्गे की आंख में दंडाकार कोशिकाओं की क्या होती है? कमी होती है। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। ठीक है। जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो दंडाकार कोशिकाएं जो मुर्गे की आंख होती है, मुर्गे की आंख में क्या होता है? कमी होता है। अगर ये कमी होती है मुर्गे की आंख में दंडाकार कोशिकाएं, तो अगर सुबह हुई तो सबसे पहले अगर प्रकाश थोड़ा बहुत निकला या सुबह हुई प्रकाश निकला तो सबसे पहले, क्योंकि ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, तो थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ा तो मुर्गे की आंख क्या हो गई? खुल गई और मुर्गा जग गया, बोलना शुरू कर दिया। परंतु जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, प्रकाश खत्म हुआ, सूर्य अस्त हुआ, प्रकाश नहीं हुआ, अंधेला होने लगा, तुरंत ही मुर्गा सो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुर्गे को दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दंडाकार कोशिकाओं की क्या होती है? कमी पाई जाती है। किसकी आंख में? मुर्गे की आंख में। शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि मुर्गे की आंख या मुर्गे की नींद सुबह क्यों खुल जाती है बहुत जल्दी से, तो मुर्गे की आंख में ये जो दंडाकार कोशिकाएं हैं, ये दंडाकार कोशिकाएं की कमी होती है। दंडाकार कोशिकाओं की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण मुर्गा सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, लेकिन शाम को बहुत सूर्य अस्त होने के बाद तुरंत ही क्या करता है? सो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसके कोश जो दंडाकार कोशिकाएं हैं, मुर्गे की नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की कमी होती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग 2 मिनट के अंदर रिपीट कर लेते हैं। क्या पढ़ लिए हैं? मानव नेत्र की समंजन क्षमता, उसके बाद मानव नेत्र का दूर बिंदु, उसके बाद मानव नेत्र का निकट बिंदु, उसके बाद क्या है? नेत्र दंड और शंकु। अब अगर मानव नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में बात करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु देखनी होती है तो अपने नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ा देता है, और जब पास की वस्तु को देखनी होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देता है। इस क्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आगे है नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। नेत्र का दूरबिंदु क्या है? अर्थात मानव नेत्र में अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके नेत्र से बहुत दूर तक की वस्तुओं को दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। और मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आगे दंड, नेत्र दंड और शंकु। अगर नेत्र दंड और शंकु के बारे में बात करते हैं तो मानव नेत्र की रेटिना में जो कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा या कोशिकाएं जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक दंडाकार कोशिकाएं और एक शंक्वाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, परंतु शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, और मुर्गे वाली कहानी तो आपको हम बता दिए बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है बहुत समझ में आया होगा। एंजॉय कीजिए, मस्त से पढ़िए और आनंद लीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, जय हिंद।